जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का करने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। इससे पहले मैं ऑलरेडी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का इंट्रोडक्शन और एक सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक वो कंप्लीट जो है वो अपलोड की है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो बार बार इसरार था कि सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो मजीद अपलोड किया जाए। और वैसे भी सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन अगर अच्छे से समझ आए तो फिर हमें जो है वो फर्दर बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक जो है वो समझ आती है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 10 है या गालिबन 11 है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, उसको तमाम स्टूडेंट्स देखें। मैं उसका लिंक वगैरह इस क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उसमें भी मैं दे दूंगा। तो आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें। फिर आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन के उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 पे आए, रिवाइज कैश बुक वाले बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हमें कैश बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कैश बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो भी डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में। आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी अभी आपके सामने जो है वो लिंक जो है वो मौजूद होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो ऐड कर दूं ताकि आप जो है वो उस पर क्लिक करके तो उस रिवाइज के सॉरी बैंक रिकॉन्सिलिएशन के इंट्रोडक्शन और कैश बुक का जो कोई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कैश बुक जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी शख्स जो है वो पैसों का लेन देन करने के लिए उसको रिकॉर्ड करने के लिए बना सकता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं नकद या लिए हैं नकद, आप उसको अपने पास कैश बुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आप बैंक में से किसी को पेमेंट करते हैं या कोई शख्स आपके बैंक में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो इस चीज को भी हम जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये कि कैश बुक जो है वो कस्टमर, आप और मैं जो बैंक के कस्टमर होते हैं, वो जो है वो बना सकते हैं। और इसके मुकाबले में पासबुक जो है वो बैंक बनाता है। पासबुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे लेन देन का हिसाब बैंक अपने पास जो है वो करता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन को हमेशा हम जो है वो एक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन है क्या? बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के अंदर आने वाले फर्क को जो है वो आपस में मैच कर देता है। मतलब हमारी कैश बुक बता रही है, अगर हमने बनाई है महीने के एंड पे, वो हमें बता रही है कि आपका जो है वो बैंक में 10,000 मौजूद है। जबकि बैंक जो है आपने जब उससे कंफर्म किया तो बैंक कहता नहीं, आपका तो मेरे पास 9800 है, 200 रुपीज का फर्क आ गया। तो वो जो फर्क है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो है वो खत्म करती है। तो जनाब, हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन का ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं। पेपर में अगर आप चेक करें तो वो सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी पूछता है और रिवाइज कैश बुक के साथ भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन पूछता है। लिहाजा दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, आपकी एम आर एफ शेल अफजल की बुक का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कोई एक स्टूडेंट जो है वो मुझे अमाउंट की कैलकुलेशन वगैरह में हेल्प करेगा, तो वो जरा साथ साथ बताते जाइएगा। ले जनाब, हम सवाल पढ़ते हैं। कहता है 1 मार्च 2017 को बैंक बैलेंस ऑफ मिस्टर सफदर खान अपीयर्ड एट 6800 इन हिज कैश बुक। मिस्टर सफदर खान, हम खुद को कंसीडर करेंगे, हम मिस्टर सफदर है। हमारी जो कैश बुक है वो ये बता रही है कि हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं 6800। तो मैंने आपको बताया था जब हमारी कैश बुक ये बता रही हो कि हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं तो उसको हम बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से लिखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं 6800। इसके मुकाबले में होता है बैलेंस एज पर पासबुक।
इसका ये मतलब होता है कि बैंक कह रहा है कि आपके पैसे मेरे पास हैं, मैंने आपके पैसे देने हैं, आप मेरे लिए लाइबिलिटी है। मैं यहाँ पर चले अभी बात छेड़ी है तो थोड़ा सा लिख के भी क्लियर कर देता हूँ। जब लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कैश बुक ये बता रही है, हम कह रहे हैं कि हमने बैंक से पैसे लेने हैं, लिहाजा ये हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन में डेबिट साइड पर लिखते हैं। और अगर हो बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक का ये मतलब होता है बैंक कह रहा है कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, तुम मेरे लिए लाइबिलिटी हो, ये बैंक कह रहा है। तो जब बैंक ही कह रहा हो कि तुम मेरे लिए लाइबिलिटी हो, तो वो क्रेडिट जो है वो लिखा जाता है कि बैंक कह रहा है तुम मेरी लाइबिलिटी हो। तो हम बैलेंस एज पर पासबुक को बैंक की नुमाइंदगी करते हुए फिर अपने पास जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन में क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। और इसके बाद फिर इनके उलट आ जाते हैं। इनका उलट क्या हो सकता है? बैलेंस एज पर कैश बुक का उलट हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कैश बुक बता रही है कि हमने बैंक से कर्जा लिया हुआ। और जब हमने बैंक से कर्जा लिया हो तो फिर हम ये कह रहे होते हैं कि बैंक हमारी लाइबिलिटी है, और हम जनाब उसको क्रेडिट साइड पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन में लिख देते हैं। और अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक और साथ में लिखा हो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, तो इसका ये मतलब होता है कि बैंक कह रहा है तुमने मुझसे कर्जा लिया हुआ है और मैंने पैसे तुमसे वापस लेने हैं। तो जब बैंक ये कह रहा हो तो उस वक्त की इसका मतलब ये होता है कि बैंक कह रहा है तुम मेरे एसेट हो, और बैंक हमें अपने पास डेबिट साइड पर लिखता है। और फिर हम भी बैंक की नुमाइंदगी करते हुए बैंक रिकॉन्सिलिएशन में बैलेंस एज पर पासबुक को डेबिट साइड पर लिखते हैं। जो बैलेंस एज पर पासबुक है, इसका दूसरा नाम जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो जब ये लिखा हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब यही होता है कि ये बैलेंस एज पर पासबुक की बात हो रही है। फिर देखना ये पड़ता है कि क्या ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट सिंपल है। अगर सिंपल हो तो इसका ये मतलब है हमने इसे सिर्फ डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर लिखना है। क्योंकि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का ये मतलब है बैंक कह रहा है कि मैंने तुम्हारे पैसे जो है वो देने हैं, तुम मेरे लिए लाइबिलिटी हो, और बैंक फिर हमें जो है ना वो क्रेडिट साइड पर अपने पास शो करता है। तो हम भी इसकी नुमाइंदगी करते हुए कैश बुक में अपने पास क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं। और अगर लिखा हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट, तो इसका यही मतलब होता है कि बैंक जो है वो कह रहा है कि तुमने मुझसे कर्जा लिया हुआ है और मैंने तुमसे पैसे वापस लेने हैं, तुम मेरे एसेट हो। और हम फिर बैंक की नुमाइंदगी करते हुए उसको डेबिट साइड पर जो है वो लिखते हैं। तो ये जनाब मैंने पूरी डिस्कशन की है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। इनमें से कोई एक चीज जो है वो लिखी होती है और वहां से फिर हम अपना सवाल जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका ये मतलब है कि हमारी कैश बुक ये बता रही है कि हमने बैंक से पैसे लेने हैं 6800, और जब हमने बैंक से पैसे लेने हो तो बैंक हमारा एसेट होता है और हम फिर उसे डेबिट साइड पर लिख देते हैं। ये जनाब अब आगे हम अपने क्वेश्चन पे बकिया। तो कहता है ऑन रिकाउंसलिंग, कहता है जब हमने चेक किया रिकॉन्साइलिंग, जब हमने दोबारा से इसको मैच किया पासबुक के साथ, तो हमें मुदरजा झैल जो है वो जनाब इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आई। अब हमने करेक्ट वाला बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो निकालना है। तो पहली क्या चीज है जी, कहता है डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। बैंक ने हमें डेबिट किया है क्योंकि उसने हमसे चार्जेस लिए हैं। तो ये मैं इतना हिस्सा ही अभी सिर्फ करूंगा। बैंक ने हमें डेबिट किया है क्योंकि उसने हमसे चार्जेस लिए हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, बैंक जब भी हमसे चार्जेस लेता है तो उससे हमारे अकाउंट में कमी हो जाती है, और जब हमारे अकाउंट में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो लिखेंगे डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, इन रिस्पेक्ट
एक मिनट जी, बल्कि आप बिल्कुल सादा सी बात लिखें। सादा सी बात सर क्या? आप लिखें बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का ये मतलब होता है कि बैंक ने हमसे पैसे लिए हैं चार्जेस के बदले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, 2-4 मिनट बाद कॉल करो, मैं जरा पढ़ा रहा हूँ। जी, तो बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए। बैंक जब भी हमसे चार्जेस लेता है, सर्विस चार्जेस, तो उससे हमारे अकाउंट में कमी होती है। जब हमारे अकाउंट में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो जनाब कितने से हमने इसे क्रेडिट करना है? 64 रुपीज से। तो 64 रुपीज से बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया। तो सर उसने तो लिखा हुआ है डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। भाई सिंपल सी बात है, बैंक ने जब हमसे चार्जेस लेने हैं तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट को डेबिट ही करना है। सर क्यों डेबिट करना है? क्योंकि बैंक ने जितने पैसे हमारे अकाउंट में से काट लेने हैं, अब उतने पैसे तो उसने नहीं देने। और जब बैंक ये कहता है ना कि मैंने तुम्हें इतने पैसे नहीं देने, तो इसका ये मतलब होता है, बैंक कह रहा होता है तुम मेरे लिए ये 64 रुपीज से लाइबिलिटी नहीं हो। तो बैंक ने जब अपनी लाइबिलिटी कम करनी हो तो उस वक्त तो बैंक ज़ाहिर डेबिट ही करता है। और मैं इस बात की डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो ऑनलाइन पढ़े हैं उन स्टूडेंट्स के साथ हुई है। शायद ये जो यूट्यूब वाले मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ना हुई हो। तो आप बहरहाल ये सिंपल ज़हन में रखें कि बैंक जब भी हमें डेबिट करता है तो इसका ये मतलब होता है कि बैंक जो है वो ये कह रहा है तुम मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं हो। जब बैंक ये कह दे ना तुम मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं हो, तो इसका मतलब हमारे लिए ये होता है कि बैंक हमारे अकाउंट में कमी कर रहा है। क्योंकि जब वो एक बंदा हमें लाइबिलिटी मान ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो हमें पैसे नहीं देगा उतने। तो जितने पैसे वो नहीं देगा उतने से हमारे अकाउंट में कमी हो गई है। तो 64 रुपीज से बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया, जिससे हमारे अकाउंट में कमी हुई, तो हमने उसे क्रेडिट कर देना है क्योंकि हमारे अकाउंट में कमी हो चुकी है। नेक्स्ट जनाब, इसी का दूसरा हिस्सा कहता है डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने हमें सूद दिया, और बैंक ने जब हमें सूद दिया तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ। जाहिर है बैंक जब हमें सूद देता है तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होता है। और जब हमारे अकाउंट में इजाफा होता है तो हम बैंक के ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं। मतलब हमने बैंक से पैसे लेने हैं। तो जब हमने बैंक से पैसे लेने हो और हमारे लिए बैंक उस वक्त एसेट बन जाता है, तो हम 280 से बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक ने हमें क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि हम उसके ऊपर लाइबिलिटी बन गए हैं। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसने हमें पैसे देने हैं। तो जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ी तो उसने अपने पास जो है वो हमें क्रेडिट किया, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया उसकी। लेकिन जब हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमने तो देखना है कि जनाब बैंक ने हमें क्रेडिट किया है। क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि उसने हमें सूद दिया है। जब उसने हमें सूद दिया है तो अब इसका मतलब है हमने उससे पैसे लेने हैं, तो हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया है। याद रखें, जब भी हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हो तो बैंक उसके ऊपर हमें सूद देता है। जब बैंक हमें सूद देता है तो उससे हमारे अकाउंट में इजाफा होता है। इसको हम लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है तो बैंक हमें क्रेडिट करता है, जिससे हमारे अकाउंट में इजाफा होता है और हम उसको डेबिट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी का पोर्शन देखें अगेन। कहता है and dividend received 1800 were not passed in cash book। भाई वो कह रहे हैं डिविडेंड रिसीव, हमारे हिस्से का मुनाफा वो बैंक लेके आया है। ज़ाहिर है हमने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, वहां से हमें हर महीने मुनाफा मिलता है और वो हमने ड्यूटी लगाई होगी बैंक की। बैंक गया और वहां से जाके हमारे हिस्से का डिविडेंड ले आया और ला के हमारे अकाउंट में डाल दिया। जब उसने हमारे अकाउंट में डाल दिया है तो अब जो है वो हम भी अपने अकाउंट में इजाफा कर लेंगे। और हम कैसे इजाफा करते हैं? डेबिट करके। डिविडेंड मुनाफे को कहते हैं, यहीं से पता चल जाता है वो हमें असल में बता क्या रहा है। डिविडेंड सर रिसीव्ड ये डिविडेंड जो है कैश बुक में नहीं बाय एंटर किया बैंक। उसने। हमने इसको कैश बुक में नहीं ना लिखा, इसीलिए तो अब हम लिख रहे हैं। बैंक ने हमें बताए बगैर जाके वहां से पैसे लाया और ला के हमारे अकाउंट में डाल दिया। बैंक ने तो अपने पास लिख लिया, लेकिन हमने नहीं था लिखा। तो अब हमें पता चला है तो अब हमने भी लिख लिया है, हमने भी अपने अकाउंट में इजाफा कर लिया है। देखो ना, आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी सर जी, वो फलां स्टूडेंट से ना मैंने पैसे लेने हैं तो वो आप ला के तो अपने पास रख लीजिएगा, मैं आपसे ले लूंगी।
मैंने वो उस बंदे से जाके पैसे लिए और ला के अपने पास रख लिए और आपको बताया ही नहीं है। तो जब अब आपको पता चलेगा तो आप ये कहेंगी कि ये सर जो है ये मेरे एसेट हैं, मैंने इनसे पैसे लेने हैं क्योंकि इन्होंने मेरे हिस्से के पैसे फलां बंदे से लाए हैं। सेम इन बैंक केस, हमने बैंक की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुम जो है वो जाओगे फलां बंदे के पास और जाके तो पैसे लेके आओगे और ला के हमारे अकाउंट में डाल दोगे। तो बैंक ने ऐसा ही किया, हमारे हिस्से का मुनाफा लाया, डिविडेंड लाया और ला के हमारे अकाउंट में डाल दिया, लेकिन हमें पता नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं था किया। अब हमें पता चला है तो अब हमने रिकॉर्ड कर लिया। जी ठीक से सर समझ आ गई। नेक्स्ट है जी, कहता है अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1400 वाज रियलाइज्ड बाय बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक। कहता है एक बिल की रकम है जो हमने बैंक की ड्यूटी लगाई थी कि तुमने जो है वो पैसे लाने हैं। ये बिल रिसीवेबल वाला पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 आपका बैंक रिकॉर्ड इसमें अकाउंटिंग में। तो उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमने जब किसी से पैसे लेने हो ना तो हम उससे बिल जो है वो ले लेते हैं और वो बिल लेके फिर हम अपने पास रख लेते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है कि जनाब हमने उससे 2-3 माह बाद पैसे लेने हैं, जो भी उसने बताया हो। तो अब उसने हमें बताया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो हमने ड्यूटी लगा दी बैंक की। हमने कहा यार ये लो ये बिल पकड़ लो और मुकर्रा तारीख पे फलां बंदे के पास जाना और जाके उस बिल के पैसे ला के तो हमारे अकाउंट में डाल देना। तो बैंक जो है वो मुकर्रा तारीख पे गया, जाके वो पैसे लाया, ला के हमारे अकाउंट में डाल दिए। ये लिखा हुआ है, वो जो लिखा है ना रियलाइज्ड बाय बैंक, इस सारी बात का ये मतलब है। रियलाइज्ड बाय बैंक का मतलब है कि बैंक ने हमारे हिस्से का वो जो बिल है उसके पैसे लाए और ला के हमारे अकाउंट में डाल दिए। जब बैंक ने वो पैसे हमारे अकाउंट में डाले तो उससे हमारे अकाउंट में ज़ाहिर है इजाफा हुआ, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हमें पता चला है कि हमारे हिस्से का वो जो बिल है उसकी रकम बैंक ले आया है। तब हम जो है वो जनाब उसको डेबिट कर देंगे। इसको लिखेंगे बिल रियलाइज्ड बाय बैंक। बैंक ने बिल की रकम ला के हमारे अकाउंट में डाल दी, जिससे हमारे अकाउंट में 1400 रुपीज का इजाफा हो गया और हमने इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या कहता है जी, कहता है चेक फॉर रुपीज 1400 वर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तकरीबन हर सवाल में आता है और ये बोर्ड के पेपर के अंदर, सॉरी यूनिवर्सिटी के पेपर में भी हर सवाल में ये बात आनी है कि हमने चेक इशू किया। इशू करने का मतलब होता है जब हमने किसी की पेमेंट करनी हो तो हम उसको चेक दे देते हैं कि ये लो जाओ जाके पैसे ले लो। और जब हम किसी बंदे को चेक देते हैं तो हम उसको कैश बुक में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये जिस बंदे को चेक दिया है ये जाएगा अब बैंक में और बैंक में जाके तो हमारे अकाउंट में से पैसे ले आएगा, तो जिससे हमारे अकाउंट में कमी हो जाएगी। तो ये सोच के फिर हम जो है वो उसे क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं। लेकिन वो बंदा बड़ा निकम्मा निकला, उसको हमने चेक दिया जाओ जाके पैसे ले लो, लेकिन वो बंदा चेक लेके हमारे बैंक में गया ही नहीं और जाके वहां चेक पेश ही नहीं किया और हमारे अकाउंट से पैसे निकलवाए ही नहीं, तो हमारे अकाउंट में कमी नहीं हुई। हालांकि हम तो कमी कर चुके हुए थे, क्योंकि हमने जब चेक दिया था तो हमने साथ ही कमी कर दी थी कि यार ये बंदे ने जाके हमारे बैंक से पैसे ले लेने हैं तो चलो इसको क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं अपने पास कैश बुक में। मैं आपको कैश बुक का अगर थोड़ा सा हिंट दे दूं भी तो वो ये है कुछ कि जनाब ये हमारे पास कैश बुक होती है और मैंने ये कैश बुक का सिर्फ और सिर्फ बैंक वाला कॉलम जो है वो आपके सामने रखा है जी। तो हमने जब किसी को चेक दिया तो हमने तो ज़ाहिर से अपने पास बैंक के क्रेडिट साइड पर लिखना है कैश बुक में कि वो बंदा जाके पैसे ले लेगा। लेकिन उस बंदे ने पूरा महीना गुजार दिया और जाके बैंक से पैसे नहीं लिए, जबकि हम तो क्रेडिट कर चुके हुए हैं कि हमारे अकाउंट में कमी हो गई है, लेकिन असल में कमी नहीं हुई। तो जब कमी नहीं हुई तो अब हम वापस उसे डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसको हम कहेंगे चेक इशूड। हमने चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी लिख सकते हैं। तो जनाब हमने चेक इशू किया लेकिन उस चेक को बैंक में पेश नहीं किया गया और हमारे अकाउंट में कमी नहीं हुई, पैसे नहीं निकलवाए गए, तो हम वापस उसे डेबिट साइड पर लिख देंगे। उसके बाद कहता है जनाब चेक फॉर रुपीज 1600 वर पेड इनटू बैंक। हमने 1600 रुपए का चेक बैंक में जमा करवाया, पेड इनटू, बैंक में जमा करवाया, ये इसका मतलब है। इसकी जगह लफ्ज डिपॉजिट भी यूज हो सकता है। हमने 1600 रुपए का चेक बैंक में जमा करवाया बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय बैंक, लेकिन बैंक ने उसको हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया और हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि बैंक क्रेडिट करता तो हमारे अकाउंट में इजाफा होना था। तो बैंक ने क्रेडिट किया ही नहीं, बैंक ने हमें अपनी लाइबिलिटी माना ही नहीं। जब बैंक ने हमें अपनी लाइबिलिटी नहीं माना
तो हम जो है वो उसको क्रेडिट दोबारा करेंगे। देखें जी, दोबारा सुने, हमने जब 1600 रुपए का चेक बैंक में जमा करवाया था ना, तो हमने उसको बैंक की डेबिट साइड पर लिखा था। हमने कहा था हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। ये तो हम बात ठीक है, हमने तो ज़ाहिर है चेक जमा करवाया था, हमने तो कहना था इजाफा हो गया। लेकिन बैंक ने उस चेक को हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया, हमें अपनी लायबिलिटी नहीं माना, हमें अपने पास क्रेडिट नहीं किया। जब हम बैंक ने हमें अपनी लायबिलिटी माना ही नहीं, तो इसका मतलब बैंक हमें पैसे भी नहीं देगा। इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं है। तो जब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा नहीं किए, तो हम तो अपने पास कैश बुक में जो है वो डेबिट साइड पर लिख चुके थे कि हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है, लेकिन असल में इजाफा नहीं हुआ। तो हम अब मजबूरन इसको वापस जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि इजाफा नहीं हुआ। तो जनाब, हम इसे वापस क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और उसका हम बोलेंगे चेक पेड इनटू बैंक भी कह सकते हैं और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी कह सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। बैंक उसको क्रेडिट करता तो हमारे अकाउंट में इजाफा होता, हम बैंक की लायबिलिटी बनते और हमारे अकाउंट में इजाफा हो जाना था। लेकिन बैंक ने हमें अपनी लायबिलिटी नहीं माना, हमें क्रेडिट नहीं किया। जब हमें बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। तो हमने वापस फिर क्रेडिट साइड पर लिख के तो अपने बैंक को खत्म कर दिया। पहले हमने डेबिट साइड पर लिख के तो इजाफा किया हुआ था कैश बुक। लास्ट, a check for rupees 20 not shown in the कैश बुक एज डिसऑनर। हमने बैंक चेक जो है ना वो बैंक में जमा करवाया 20 रुपए का। हम खुश थे कि हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। बाद में हमें पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया है। जब चेक डिसऑनर हो जाए तो उसकी रकम आपके अकाउंट में नहीं आती। डिसऑनर होने की बड़ी सारी वजूहत होती हैं। चेक फटा हुआ है, चेक जो है वो जनाब धुला हुआ है, चेक की साइन ठीक नहीं है, चेक की डेट ठीक नहीं है, अमाउंट सही नहीं लिखी, बंदे के अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, तो बड़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। तो हमने चेक बैंक में जमा करवाया था कि हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जब चेक डिसऑनर हो जाए तो उससे फिर हमारे अकाउंट में इजाफा नहीं होता, तो हम वापस उसे क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं। क्योंकि जब हमने जमा करवाया था तो हमने इसे डेबिट साइड पर लिखा हुआ था और हम खुश थे कि इजाफा हुआ, लेकिन इजाफा नहीं हुआ। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। ले जनाब, हमारा सवाल जो है वो मुकम्मल है। अब हमने देखना है कि जो बड़ी साइड है वो कौन सी है। तो बड़ी साइड जो है वो देखने में तो डेबिट वाली ही लग रही है। तो डेबिट वाली साइड को टोटल करके दोनों तरफ लिखेंगे, छोटे वाली साइड उसमें से माइनस करेंगे। जो जवाब आएगा उसको छोटी वाली साइड पर ही लिखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ फिर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ले जनाब, ये हमारा सवाल जो है वो मुकम्मल है। करना अब आपने ये है कि आपने ये वाली साइड बड़ी वाली इधर भी लिखनी है, इधर भी लिखनी है, और इसमें से फिर ये तीन चीजें जो हैं वो माइनस करनी है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा। उस जवाब को आपने छोटी वाली साइड पर लिखना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। उम्मीद है कि काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी